गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सरस्वती स्टडी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम अर्थशास्त्र के मुख्य विषय मांग, इसकी परिभाषा, इसके नियम, इसकी विशेषताएं, इसके कर्व और अपवाद और इसके उदाहरण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो है ये बताना चाहेंगे कि मांग एवं पूर्ति ये अर्थशास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण दो घटक हैं या विषय हैं। हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ वस्तुएं महंगी और कुछ सस्ती होती हैं। कुछ बहुत कम मात्रा में होती हैं तो कुछ बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होती हैं। हम जब इन्हें खरीदते हैं तो कुछ चीज़ें सस्ती होती हैं, कुछ महंगी, और इनकी कीमतें जो हैं वो बदलती भी रहती हैं। ये मुख्यतः इनकी मांग और सप्लाई के कारण ऐसा होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे इस विषय में कि मांग होती क्या है। साधारण रूप से तो मांग का अर्थ किसी चीज़ को पाने की चाह माना जाता है। चाह मीन्स इच्छा, लेकिन अर्थशास्त्र में ये भिन्न है, अलग है बिल्कुल। इसमें मांग में पाने की चाह अर्थात इच्छा के साथ साथ इसका मूल्य एवं इसका माप भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपको 5 रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से 10 पेंसिल चाहिए तो ये आपकी मांग मानी जाएगी। प्रोफेसर मेयर्स जो हैं उनके अनुसार क्रेता यानी कि खरीदने वाले की मांग उन सभी मात्राओं की तालिका होती है जिससे वह उस सामग्री के विभिन्न संभावित मूल्यों पर खरीदने को तैयार रहता है। मांग के जरूरी अवयव या घटक कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो ये ना हों तो मांग केवल एक चाह बनकर रह जाती है, उसे हम मांग नहीं कह सकते। अतः मांग कहलाने के लिए जिन तत्वों का होना जरूरी है वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले तो पाने की इच्छा, किसी भी चीज़ को, किसी चाह को मांग उपभोक्ता की इच्छा का होना होता है। यदि वह उपभोक्ता किसी वस्तु को पाने की इच्छा ही नहीं करेगा तो वो हम इसे मांग नहीं कह सकते। तो सबसे पहले किसी भी वस्तु की मांग क्या कहलाती है कि पाने की इच्छा भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है खरीदने की क्षमता। खरीदने की क्षमता, यदि कोई उपभोक्ता कोई चीज़ खरीदने की इच्छा रखता है तो उसके साथ ही उसके पास उस वस्तु को खरीदने की क्षमता अर्थात पैसे भी होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो मांग नहीं कहला सकती या उसके पास खरीदने का कोई ना कोई साधन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है खर्च करने की तत्परता। कई बार क्या होता है, हमारी किसी वस्तु को खरीदने की चाह भी होती है और उसके लिए हमारे पास आवश्यक पैसे भी होते हैं, लेकिन तीसरा जो है इसमें विषय है वो खर्च करने की तत्परता मतलब हम अपने उन पैसों को उस पर खर्च करने के लिए तैयार भी हों, तत्पर भी हों। किसी उपभोक्ता के पास चाह भी हो सकती है, साधन अर्थात पैसे भी हो सकते हैं, लेकिन यदि वो उन पैसों को उस वस्तु पर खर्च करना नहीं चाहता तो वो उसकी मांग नहीं कहलाएगी। तो इसलिए तत्परता होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है निश्चित मूल्य अर्थात जो वो वस्तु की इच्छा रख रहा है और उसके पास पैसे भी हैं और साथ में जो उस वस्तु के प्रेजेंट प्राइस हैं, कीमत है, वो उस प्राइस पर उस वस्तु को खरीदने को तत्पर हो जाए तो जो है वो उसकी मांग कहलाती है। इसमें हम निश्चित मूल्य में इसी तत्व के बारे में बताया गया है। जैसे 2 किलो चीनी चाहिए तो हमें 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 2 किलो चीनी जो है वो हमें मिल जाएगी। उसके बाद है निश्चित समय। जो हमने ऊपर सभी तत्व के बारे में जाना है उनके साथ साथ एक निश्चित समय, टाइम पीरियड का होना भी ज़रूरी है। मतलब वो उस वस्तु को उस समय खरीदने को तैयार भी हो उसकी निश्चित कीमत पर और उसके पास पैसे भी हों और वो तत्पर भी हो। तो जैसे अभी उपभोक्ता को निश्चित वस्तु निश्चित समय में चाहिए
तो बाद में उसकी कुछ और पाने की चाह हो जाएगी। मतलब उस समय उसकी वो चीज़ जो है उसने जो डिमांड की है वो खरीदने को तैयार हो जाए अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अदरवाइज़ टाइम चेंज हो गया तो उसकी डिमांड भी बदल जाएगी। तो इसलिए निश्चित समय का भी ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है हमारा मांग तालिका। तालिका क्या होती है? जो मांग तालिका है वो एक या फिर एक से ज़्यादा उपभोक्ता के द्वारा, एक भी हो सकती है या एक से ज़्यादा उपभोक्ता के द्वारा एक निश्चित समय के अंदर किसी भी वस्तु के विभिन्न विभिन्न जो संभावित मूल्य हैं उन पर की गई मांग की मात्रा को दर्शाती है वो तालिका। ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है व्यक्तिगत मांग तालिका और एक होती है बाजार मांग तालिका। जो व्यक्तिगत मांग तालिका होती है वो एक विशेष व्यक्ति की एक निश्चित समय में किसी वस्तु के विभिन्न संभावित मूल्यों पर मांगी गई मात्रा की सूची है। जब हम इस तालिका को बनाते हैं तो इसके अंदर बाईं तरफ हम वस्तु के विभिन्न मूल्य रखते हैं और दाईं तरफ हम उपभोक्ता के द्वारा की गई मांग को लिखते हैं, जो इस तालिका से स्पष्ट हो रही है। इसके अंदर संतरों का प्राइस और उसकी मांग दिखाई गई है एक व्यक्ति की, इसलिए व्यक्तिगत मांग तालिका है ये। इसमें वस्तु भी एक ही है और व्यक्ति भी एक ही है। वो जो है इकाई के रूप में जो है वो खरीद रहा है। क्वांटिटी जो है वो जैसे प्रति इकाई 1 रुपये कीमत होने पर वो संतरों की 90 इकाइयों की मांग कर रहा है। जैसे ही कीमत बढ़कर 2 हो जाती है उस समय वो 90 से घटकर उसकी मांग भी 80 हो गई है। इस तरह हम देख रहे हैं जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वस्तु की मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन आ रहा है। जब कीमत बढ़कर 5 हो जाती है तो संतरे की मांग घटकर 50 रह जाती है और जब कीमत 1 है तब संतरे की मांग बढ़कर 90 हो जाती है। तो मांग और कीमत के अंदर जो नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाया गया है तालिका के अंदर। उसके बाद है बाजार मांग तालिका। बाजार मांग तालिका के अंदर एक विशेष व्यक्ति की नहीं बल्कि एक निश्चित समय अवधि में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसके सभी खरीदारों द्वारा वस्तु की मांगी गई मात्रा के कुल योग की सूची होती है। जैसे सुविधा के लिए हम ये मान लेते हैं बाजार में केवल 3 खरीदार हैं और वो 3 खरीदार विभिन्न संभावित मूल्यों पर जो जो मांग करेंगे उनका जोड़ बाजार मांग कहलाएगा। इसे भी हम एक तालिका के द्वारा दर्शा सकते हैं। ये जो तालिका है इसके अंदर सुविधा के लिए ABC 3 उपभोक्ता जो हैं वो दिखाए गए हैं बाजार में जो मांग करने वाले हैं। वह संतरे की कीमत प्रति इकाई जो है वो बढ़ती जा रही है और ऐसे ही हम देख रहे हैं इनकी मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन आ रहा है और इनका जो जोड़ होगा वो कुल बाजार मांग कहलाता है। जैसे 1 रुपये प्रति इकाई कीमत है तो A व्यक्ति के द्वारा 90 इकाइयों की, B के द्वारा 70 और C के द्वारा 170 की डिमांड की जाती है। जैसे जैसे इकाई प्रति इकाई कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे क्वांटिटी जो है वो कम होती जा रही है तीनों की। तो हम देख रहे हैं जब कीमत कम बढ़कर 5 हो जाती है तो A द्वारा 50, B द्वारा 30 और C के द्वारा 130 मांग की जा रही है, जिसका टोटल जो है वो 210 वो बाजार की कुल मांग को दर्शा रहा है। और जब कीमत कम होकर 1 हो जाती है तब A के द्वारा 90, B के द्वारा 70 और C के द्वारा 170 की मांग की जाती है, जिसका कुल जोड़ 330 आया है जो कि बाजार मांग को दर्शाता है। उसके बाद है मांग वक्र। मांग वक्र इसी तालिका को जो हमने अभी व्यक्तिगत और बाजार मांग तालिका का अध्ययन किया है इन्हीं को ही रेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित करना मांग वक्र कहलाता है। जब हम मांग की मात्राओं को रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो हमें एक वक्र मिलता है जिसे हम मांग वक्र कहते हैं। ये रेखा चित्र के द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है।
हम देख रहे हैं इस चित्र के अंदर हमारा जो है डी डिमांड कर्व दिखा रहा है। हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है OX, इसके अंदर संतरे की कीमत दर्शाई गई है और जो खड़ी रेखा है वो संतरे की मांग को दर्शा रही है। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे कीमत 1, 2, 3, 4 बढ़कर 5 होती जा रही है, संतरे की मांगी गई जो मात्रा है उसमें परिवर्तन होता जा रहा है। 1 रुपये कीमत पर संतरे की मांग 5 इकाई, और जब कीमत बढ़कर 5 इकाई हो जाती है तो मांग जो है वो 1 से भी कम रह जाती है, जो कि पॉइंट E से शो हो रहा है। और बढ़ी हुई मात्रा जब कीमत कम होकर 1 रह जाती है और 5 इकाइयों की मांग करते हैं, वो पॉइंट B से दर्शा रहा है। तो ये बीच में जो पॉइंट हैं ये परिवर्तन को दर्शा रहे हैं कि जैसे जैसे कीमत में परिवर्तन आ रहा है मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन आ रहा है। तो इन पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो हमारा जो डी है ये हमें डिमांड कर्व प्राप्त होता है। तो हम इसे मांग वक्र कह सकते हैं। मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, अर्थात मांग के ऊपर किन किन तत्वों का प्रभाव पड़ता है, ये हम इसके अंदर जानेंगे। सबसे पहले कि वस्तु की कीमत। मांग के ऊपर, किसी भी वस्तु की मांग पर उस वस्तु की कीमत का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। वह व्यक्ति जो है वो ये उसका स्वाभाविक नेचर होता है कि कम कीमत पर अधिक मात्रा की डिमांड करता है और अधिक कीमत पर जो है कम मात्रा की डिमांड करता है। उसके बाद है अन्य तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है मांग वक्र पर। सबसे पहला है इसके अंदर संबंधित वस्तु की कीमत। एक निश्चित वस्तु की 2 तरह की संबंधित वस्तुएं होती हैं, जैसे कि वैकल्पिक वस्तु और सहायक वस्तु। वैकल्पिक वस्तु वो होती है जैसे कि एक के स्थान पर हम दूसरी का प्रयोग कर सकें, जैसे कि कोका कोला एवं पेप्सी, ये हम एक के स्थान पर दूसरी का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही हम एक और उदाहरण ले सकते हैं कि चाय और कॉफ़ी, कि अगर चाय की कीमत ज़्यादा है तो हम कॉफ़ी पीना शुरू कर देते हैं, और अगर कॉफ़ी की कीमत जो है वो ज़्यादा है तो हम चाय पीना शुरू कर देते हैं। तो ये वैकल्पिक वस्तुएं कहलाती हैं। इसमें क्या होता है कि एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। उसके बाद है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं जिनको हम एक साथ प्रयोग करते हैं, जैसे अगर हमने कार खरीद रखी है तो पेट्रोल की कीमत कितनी ही बढ़ती जाए हमें पेट्रोल खरीदना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कार है। ऐसे ही ब्रेड के साथ बटर का भी उदाहरण दिया जा सकता है। यदि ब्रेड की मांग बढ़ रही है तो उसके साथ खाने के लिए बटर की जो मांग है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, उसकी कीमत चाहे ज़्यादा भी क्यों ना हो। तो ऐसी वस्तुएं पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। उसके बाद है उपभोक्ता की आय। किसी भी व्यक्ति की आय के अनुसार ही उसकी मांग में भी इजाफा यानी कि बढ़ोतरी होती है। यदि किसी व्यक्ति की आय ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि उसके द्वारा किसी भी वस्तु या फिर सेवा को खरीदने में किसी भी तरह की उसे परेशानी नहीं होगी, उसके ऊपर सकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा, वह वस्तु की मांग को बढ़ाता रहेगा। उसके बाद है ग्राहक की पसंद। पसंद का भी प्रभाव पड़ता है मांग पर। यदि एक वस्तु की तुलना में ग्राहक की एक वस्तु में ज़्यादा रुचि है, मतलब किसी भी वस्तु में उसकी रुचि ज़्यादा है, तो वो कितनी ही उसकी चाहे कीमत ज़्यादा क्यों ना हो, वह व्यक्ति जो है उसकी डिमांड को बढ़ाता ही रहेगा। तो ये उसकी पसंद पर निर्भर करता है। उसके बाद है भविष्य की आस। भविष्य में यदि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कीमत में या फिर उसकी आय में किसी भी तरह के बदलाव होंगे तो उसका प्रभाव भी वर्तमान की मांग पर पड़ता है। तो इसके अंदर भविष्य की कीमत का, कि हमें अगर लगता है कि भविष्य में उसकी कीमत, किसी भी वस्तु की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी, तो हम प्रेजेंट में जो है जब कीमत कम है उसकी डिमांड बढ़ा लेंगे, जो है उसकी डिमांड बढ़ाकर उसका स्टॉक कर लेंगे, ताकि अगर भविष्य में कीमतें बढ़ेंगी तो हम उसे खरीदनी ना पड़े, हमें इजाफा हो। इसी तरह आय, यदि हमें वस्तु की जो है, हमें ये जो है जो व्यक्ति होता है उसको ये इन फ्यूचर ये लगे कि मेरी इनकम जो है सोर्स बढ़ेगा, तो वो प्रेजेंट में हो सकता है कि वस्तु की डिमांड को कम कर दे, कि इन फ्यूचर जब डिमांड बढ़ेगी तब वो उस वस्तु की डिमांड को
बढ़ा देगा जब उसकी इनकम बढ़ेगी, तो इसका प्रभाव भी पड़ता है। उसके बाद है धन का वितरण बंटवारा। विभिन्न लोगों के बीच धन का बंटवारा किस तरह से किया